हेलो, राधे राधे सभी को। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो सेकंड पेपर है बायोलॉजी का, उसका हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें हमने एनिमल टैक्सोनॉमी को और जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी को देखने वाले हैं और एक दो क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी को। जो टैक्सोनॉमी है उसको क्या कहते हैं, वर्गीकी। और वर्गीकी शब्द देने वाले कौन थे, एपीडी कंडोली। फटाफट देखेंगे इनको, ठीक है। ज़्यादा समझाने की भी इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है, बायोलॉजी है तो फटाफट से ये हो जाएगी। वर्गीकी का शब्द देने वाले कौन थे, एपीडी कंडोली। वर्गीकी के जनक कौन माने जाते हैं, कैरोलस लीनियस। और जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने वर्गीकी को सिस्टेमैटिक्स कहा, ठीक है। टैक्सोन वर्गक शब्द, समान लक्षण वाले जो जीव है वर्गीकरण की इकाई वो क्या कहलाती है, टैक्सोन या वर्गक। वर्गक शब्द किसने दिया, रुडोल्फ मेयर ने। और पादप वर्गीकी में उपयोग किसने किया, एच.जे. लाम ने, ठीक है। तो वर्गक शब्द देने वाले कौन थे, मेयर। और वर्गीकी शब्द देने वाले कौन है, कंडोली, एपीडी कंडोली। अब हम देखते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी तीन प्रकार से होती है, अल्फा, बीटा और ओमेगा। अल्फा और बीटा जो टैक्सोनॉमी दी है वो ट्यूरिल ने दी है, जो शब्द दिया है अल्फा टैक्सोनॉमी बीटा टैक्सोनॉमी का। और वहीं ओमेगा टैक्सोनॉमी शब्द दिया है जे हक्सले ने, ठीक है। वर्गीकी का इसका जो आधार क्या है, अल्फा टैक्सोनॉमी में आकारिकी और लक्षण, आकारिकी लक्षण को देखा गया है। वहीं बीटा टैक्सोनॉमी में आकारिकी और प्राकृतिक गुण के आधार पर। वहीं ओमेगा टैक्सोनॉमी वो आकारिकी, प्राकृतिक गुण और जाति वृत्तीयता, फाइलोजेनी के आधार पर वर्गीकरण करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओमेगा टैक्सोनॉमी है उसको नाम देते हैं नियो टैक्सोनॉमी। जो न्यू टैक्सोनॉमी है वो है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा जो टैक्सोनॉमी न्यू टैक्सोनॉमी है, इसमें जो विकास का क्रम सम्मिलित होता है। कितने, अभी कौन कौन सी प्रकार की होती है, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी है, उसमें जो वर्गीकी का आधार रखा गया वो सेल को यानी कोशी की जो संरचना है उसको रख दिया, कोशिकांग को, तो इसका नाम क्या रख दिया, साइटोटैक्सोनॉमी। वहीं कैरियोटैक्सोनॉमी आधार क्या रख दिया, केंद्रक। नाम से ही आ रहा है इसमें, साइटो सेल, कैरियो ये केंद्रक हो जाएगा। कीमोटैक्सोनॉमी में ये केमिकल से हो जाएगा, यानी जैव रासायनिक क्रिया हो जाएगी, जैव रसायन जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी का आधार आनुवांशिक अनुप्रयोग हो जाएगा। वही न्यूमेरिकल एडिनोसियन फोनेटिक टैक्सोनॉमी, जिसमें वर्गीकी का आधार क्या है, सांख्यिकी आंकड़े। न्यूमेरिकल हो, एडिनसोनियन हो या फिर फोनेटिक टैक्सोनॉमी हो, तो वर्गीकी का आधार क्या हो जाएगा, सांख्यिकी आंकड़े। तो इनके नाम से इनका पता चल रहा है। द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम देने वाले कौन थे, गैस्पार्ड बाहिन थे। बाहिन की जो बुक है वो है पिनेक्स बोटेनिका थिएट्री। पिनेक्स बोटेनिका थिएट्री बुक किसकी है, गैस्पार्ड बाहिन की। इसको द्विनाम पद्धति देने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है कैरोलस लीनियस को। और इनकी बुक है सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी में जंतु नामकरण किया गया है, वहीं स्पीसीज प्लांटेरम में पादप नामकरण किया गया है। नाम जो होते हैं इनके, दो शब्द होते हैं इनके नाम में। वंश, पहला नाम किसको बताता है, वंश को, और दूसरा नाम किसको बताता है, जाति को। जैसे मैंजीफेरा जो इंडिका है, मैंगो का जो नाम है मैंजीफेरा इंडिका, उसमें जो मैंजीफेरा होता है वो इसकी वंश को बताता है और इंडिका उसकी जाति को। मैंजीफेरा में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रहेगा, और जो जाति होती है इंडिका उसमें फर्स्ट लेटर कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। आईसीबीएन गठन होता है 1961 में और इसका पुनः गठन फिर 1978 में हो जाता है। आईसीबीएन की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वहीं आईसीजेडएन की बात करें तो जूलॉजिकल हो जाएगा। आईसीवीएन की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। वहीं आईसीसीपीएन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स नोमेनक्लेचर। अब इनके जो नाम है, प्लांट्स के जो नाम है उनसे संबंधित कुछ रूल है। जैसे लैटिन भाषा में नाम रखा जाएगा प्रत्यय लगाकर, जैसे फाइकस बंगाल है उसका फाइकस बेंगाल नेसिस, ये प्रत्यय लगा दिया फाइकस बेंगाल नेसिस। दो शब्द वंश और जाति रहेगा।
इटैलिक शब्द में लिखा जाएगा या तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा या फिर उसको रेखांकित करके लिखा जाएगा। खोजकर्ता का नाम जो है, प्रथम खोजकर्ता का नाम जो है कोष्टक में लिखा जाएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसमें कैरोलस लीनियस ने खोज की थी, तो इसका नाम किस में रख दिया, ब्रैकेट में LIN। ठीक है। 3 से 12 तक अक्षर हो सकते हैं। टोटोनिम्स जो होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, वो पादपों में देखने को नहीं मिलती लेकिन जंतु के नाम में मिलती है। जैसे गजेला, गजेला पुनरावृत्ति हो रही है तो ये सिर्फ जंतुओं में होती, पादपों में नहीं होती। एक नाम का सिर्फ एक ही पादप रहेगा और एक पादप का एक ही नाम रहेगा। रैंक ऑफ टैक्सा, वर्गीकीय अनुक्रम, लीनियस हियरार्ची, घटता हुआ क्रम इन्होंने इसमें दिया है। देखिए, सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा होता है वो होता है किंगडम, फिर उसके बाद होता है सब किंगडम, फिर डिवीजन, सब डिवीजन। ठीक है, डिवीजन और सब डिवीजन। और जो डिवीजन है उसके लिए प्रत्यय लगाते हैं फाइटा और सब डिवीजन का प्रत्यय है टीना। फिर आती है क्लास, क्लास के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं लास्ट में ए या फिर ओप्सिडा या फिर फाइसी या फिर माइसीट्स लगाते हैं, माइसीटैल्स है ये। उसके बाद है सब क्लास जिसमें लगाते हैं EAE, वहीं ऑर्डर में लगाते हैं एल्स, सब ऑर्डर में लगाते हैं इनी, फैमिली में AC, सब फैमिली में OD और जीनस और फिर स्पीसीज। ये क्रम से याद रखना पड़ेगा। अब इसमें इस तरीके से भी याद रख सकते हैं KDC ऑफ GS, KDC ऑफ GS। ठीक है, तो K तो क्या हो जाएगा किंगडम, D क्या हो जाएगा डिवीजन, C हो जाएगी क्लास, O फॉर ऑर्डर और F से फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो लास्ट में जीनस स्पीसीज तो आपको पता ही है। K का पता है, स्टार्टिंग में किंगडम और संगटिंग किंगडम आते हैं। और ये DC ऑफ याद कर लेना, DC ऑफ डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, DC ऑफ डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, GS, जीनस और स्पीसीज। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ फैमिली होती है उनका नाम परिवर्तित किया गया है। जैसे क्रूसीफेरी का रख दिया ब्रेसिकेसी, लेग्यूमिनेसी का रख दिया फेबेसी, कंपोजिटी का एस्ट्रेसी, ग्रेमिनी का पोएसी, लेबिएटी का लैमिएसी, पामी का एरेकेसी, कल्टीफेरी का क्लूसिएसी, अम्बेलीफेरी का एपिएसी। साथ ही एक जो उपकुल है पेपिलियोनेटी, उसका नया नाम रख दिया है लोटोइडी। ठीक है, तो ये इनके परिवर्तित नाम है। इसके बाद हम देखते हैं हर्बेरियम जो सीट होती है उसका साइज 16.5 गुणा 11.5 इंच का होता है। और सीट पर लगे जो ID कार्ड होता है उसका साइज होता है 3 गुणा 5 इंच। और पादप दाब यंत्र का साइज होता है 12 गुणा 18 इंच का। होलोटाइप, अभी अध्ययन करते हैं प्लांट का, उसकी बात चल रही है। अब जैसे होलोटाइप होता है, मुख्य सामग्री से तैयार जो प्रारूप होता है वो क्या होता है, होलोटाइप। मुख्य सामग्री से तैयार प्रारूप होलोटाइप। सिनटाइप, एक ही प्रकार की पादप सामग्री से एक से ज्यादा प्रारूप। लैक्टोटाइप, मुख्य प्रारूप के मिसिंग या नष्ट होने पर उपयोग होता है। और आइसोटाइप, एक ही प्रकार की पादप जाति के अलग अलग पादपों से तैयार प्रारूप। आइसोटाइप में क्या हो जाएगा, आइसो मतलब एक ही प्रकार की पादप जाति है पर उनके अलग अलग पादपों से तैयार प्रारूप होते हैं। वहीं सिनटाइप में एक ही प्रकार की पादप सामग्री से एक से ज्यादा प्रारूप तैयार किया जाएगा। हर्बेरियम, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये क्या है, क्यों इंग्लैंड में विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन में, क्यों ये इंग्लैंड में पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, JC बोस नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो शिवपुर कोलकाता में है। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे पुराना बरगद का पेड़ है जिसका एरिया 1.6 वर्ग किलोमीटर। लैटिन डायग्नोसिस क्या होता है, लैटिन भाषा का अनिवार्यकरण कब से किया गया, 1 जनवरी 1981 से। ये इसका सामान्य कुछ परिचय था। इसके बाद हम इनका जो क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसको याद रखना, जो बेंथम और हुकर थे वो जब आगे हम देखेंगे कि जब इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के मध्य रखा था किसने, बेंथम और हुकर ने। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसने जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के मध्य रखा था। और इंगलर और प्रेंटल ने द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा था, यानी पहले एक बीजपत्री और फिर द्विबीजपत्री। किसने, इंगलर और प्रेंटल ने। और बेंथम और हुकर ने जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में। अच्छा, द्विजगत प्रणाली हमने देख ली किसकी है, कैरोलस लीनियस की।
जिसने प्लांटी और एनिमेलिया दो भाग में बांट दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। वहीं त्रिजगत प्रणाली देने वाले कौन थे? हैकल, जिन्होंने इसमें प्लांटी एनिमेलिया के साथ क्या जोड़ दिया? एक और प्रोटिस्टा। वहीं चतुर्थ जगत देने वाले कौन? चतुर्थ जगत जो प्रणाली हो रही थी कॉपीलैंड ने, जिसने मोनेरा जगत को और जोड़ दिया। वहीं पंच जगत प्रणाली RH व्हिटेकर की पढ़ेंगे, जिन्होंने फंजाई वर्ग को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली में सबसे पहले हम देखते हैं जो मोनेरा है उसको प्रोकैरियोटिक के आधार पर सबसे अलग ग्रुप रख दिया, बाकी सब जितने भी बच जाते हैं सब यूकैरियोटिक के बच जाते हैं। ठीक है, तो मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, बाकी जितने भी रहेंगे सब कैसे रहेंगे? यूकैरियोटिक। अच्छा, अब मोनेरा जो होता है उसके एग्जाम्पल कौन कौन सा जाएंगे? माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्कीबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा जगत में आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा को अलग रखा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं उसको एक कोशिकीय के आधार पर अलग कर दिया, और इसके बाद जितने भी आएंगे सब कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। तो प्रोटिस्टा में हमें देखने को मिलती है एल्गी और फंजाई। तो एल्गी और फंजाई कैसे रहेंगे? एक कोशिकीय। ठीक है, जो एल्गी होती है उसमें हम देखते हैं पायरोफाइट्स, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट। ये एल्गी किसी में आती है? प्रोटिस्टा में। पायरोफाइट्स, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट। वहीं फंजाई इसमें स्लाइम मोल्ड होती है, और प्रोटोजोआ जंतु इस प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशसंश्लेषी। इसके बाद हम देखते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनको अलग अलग किस आधार पर बांटे हैं? देखिए, ये तो कैसा होता है? अप्रकाशसंश्लेषी, और प्लांटी प्रकाश संश्लेषी। ये सभी बहुकोशिकीय रहेंगे और यूकैरियोटिक रहेंगे, और एनिमेलिया बहुकोशिकीय जंतु रहेगा, ये बहुकोशिकीय पादप रहते हैं। ट्रू जो फंजाई होती है इस फंजाई वर्ग में आएगी। प्लांटी में हम पढ़ेंगे अब क्या? इसमें शैवाल पढ़ेंगे, ग्रीन और ब्राउन इस प्रकार से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अब हम इसमें कंप्लीटली ये देखने वाले हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, शैवाल वगैरह, और ये बैक्टीरिया सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और जो एनिमेलिया का जो वर्ग है पोरीफेरा से मैमल्स तक का, ये हमने एनिमल टैक्सोनॉमी में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये एनिमल टैक्सोनॉमी में एनिमेलिया वर्ग को हमने पढ़ लिया है। अब हम इसमें जो प्लांट टैक्सोनॉमी वाला वर्ग देख लेंगे। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले जो मोनेरा जगत है, प्रोकैरियोटा जगत इसको बोलते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम क्या देखेंगे? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा अपने सिलेबस में अलग से है, तो माइकोप्लाज्मा को कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन है वो माइकोप्लाज्मा को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जो ये पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन है वो सेल वॉल पर रिएक्ट करती है, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती नहीं है। तो पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन माइकोप्लाज्मा को प्रभावित नहीं कर पाती है। अच्छा, अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा कैसी होती है? ग्राम नेगेटिव। अभी हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो माइकोप्लाज्मा होती है ग्राम नेगेटिव। जीव जगत या पादप जगत का जोकर या बहरूपिया बोलते हैं इसको, सबसे छोटा कोशिकीय जीव है, सबसे छोटा कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा। खोज किसने की? नोकार्ड और रस्का ने। ये रॉक्स या रस्का बोलते हैं इसको, रॉक्स या रस्का किसने की? माइकोप्लाज्मा की नोकार्ड और रस्का ने, और इन्होंने इसको PPLO नाम दिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। शब्द देने वाले कौन थे? नोवाक। अच्छा, पादप में माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की? डू और उसके सहयोगियों ने। इसको माइकोप्लाज्मा को ही आगे ग्लैक्सोप्लाज्मा, स्फेरोप्लाज्मा भी कहा जाता है। इसकी सबसे छोटी जाति होती है माइकोप्लाज्मा गैल्सीपेटिकम। माइकोप्लाज्मा गैल्सीपेटिकम और माइकोप्लाज्मा लेडलोई इसकी सबसे छोटी जाति होती है। क्लास मोलिक्यूट्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स, और फैमिली होती माइकोप्लाज्माटेसी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जीवित रहते। प्रश्न आया हुआ है। और मुर्गी में जो कार्डियोवैस्कुलर रोग होते हैं, सिरानाल रोग होते हैं, वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होते हैं। तो इससे माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो रोग है उनको हम लास्ट में एक बार देख लेंगे। अभी ये याद रखना कि जो कार्डियोवैस्कुलर रोग होता है, सिरानाल रोग मुर्गियों में, वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। वहीं भेड़ बकरी का जो एगलेक्टिया रोग होता है और पशु में शोथ रोग होता है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। वृद्धि के लिए इनको स्टीरोल पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछा हुआ है, स्टीरोल पदार्थ की आवश्यकता होती है। पीएच संवेदी होते हैं,
यानी 3 से कम pH पर ये वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। तापक्रम संवेदी होते हैं। 50 डिग्री ताप पर ये 6 घंटे में क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। सुपरसोनिक वेव संवेदी होते हैं और पेनिसिलिन ये प्रतिरोधी होते हैं। वो हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया था ऊपर, पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन इसको प्रभावित नहीं करते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पेनिसिलिन प्रतिरोधी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये वार्स कैसा होता है, त्रिस्तरीय सेल वॉल पाई जाती है इसमें। त्रिस्तरीय सेल वॉल। परासरण क्या होता है, निष्क्रिय। परासरण निष्क्रिय। द्विसूत्री डीएनए देखने को मिलता है और ग्वानिन और साइटोसिन की जो अधिकता होती है, आरएनए में 8% होता है। राइबोसोम 70 प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव द्रव्य होता है। पोलर बॉडी देखने को मिलती है माइकोप्लाज्मा गैल्सीपेटिकम में। जो पोलर बॉडी होती है माइकोप्लाज्मा गैल्सीपेटिकम में देखने को मिलती है। जनन इनमें कायिक, मुकुलन और विखंडन सभी प्रकार से होता है। माइकोप्लाज्मा का जो प्रसारण रस चूसने वाले कीट एफिड्स और अमरबेल से होता है। ये प्रश्न आया कि इनका जो प्रसारण होता है वो कौन करता है, अमरबेल से, और साथ ही एफिड्स से। ठीक है, एफिड्स और अमरबेल से इनका प्रसारण होता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय होती है और लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। यहाँ हमने जो देखा था ये त्रिस्तरीय सेल वॉल नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, त्रिस्तरीय सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया। देखिए माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो रोग हैं और जो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, इन सब के एक साथ देख लेंगे हम। अब इनकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आ जाएगा। खोज किसने कर दी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। शब्द दे दिया एरिनबर्ग ने। लुईस पास्चर अवायवीय जीवाणु की खोज की। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज रोगाणु सिद्धांत दिया। फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया के बारे में बताया और पाश्चुरीकरण की क्रिया के बारे में बताया। किसने, लुईस पास्चर ने। पाश्चुरीकरण क्या होता है, तरल पदार्थ को 72 डिग्री तापमान पर उबालकर 15 से 20 सेकंड तक तुरंत न्यूनतम तापक्रम पर ठंडा करना। पहले तो 72 डिग्री तापमान पर उबालेंगे, फिर 15 से 20 सेकंड तक फिर उसको न्यूनतम तापक्रम पर ठंडा करेंगे, या फिर 62 डिग्री तापमान पर 15-20 मिनट तक उबालेंगे, फिर तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे। पाश्चुरीकरण क्रिया से जीवाणु के एंडोस्पर्म नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जीवाणु के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोच अवधारणा। इससे पहले देखते हैं कि दूध से दही का बनना किण्वन, और इसके लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आता है, और साथ ही स्ट्रेप्टोकोकस। कोच अवधारणा पढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच की किसके लिए, रोगाणु के लिए दी थी रॉबर्ट कोच ने। इसमें क्या बताया कि रोगी के शरीर में रोगाणु का उपस्थित होना अनिवार्य है। रोगी के शरीर से रोगाणु का पृथक्करण और संवर्धन आवश्यक है। संवर्धित घटक को स्वस्थ शरीर में देने पर रोग होना अनिवार्य है, और द्वितीय रोगी से रोगाणु का पुनः पृथक्करण आवश्यक है। ये कोच अवधारणा थी। कोच अवधारणा का अपवाद है वायरस। जीवाणु की उपस्थिति सर्वव्यापी। जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर जहाँ पर ये नहीं पाए जाते। वो क्या है, आसुत जल में, वर्षा जल, ये जो शुद्ध जल जो होता है वहां नहीं मिलेंगे। अल्प पराशरी जो विलयन रहेगा, साथ ही जो अति पराशरी विलयन जैसे लवणीय जल है, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा में नहीं होते। ज्वालामुखी भट्टी की राख में जहाँ पोषक अनुपस्थित होते हैं, और गहरे कुएं के पानी और ट्यूबवेल जल में यहाँ पर जीवाणु देखने को नहीं मिलते। सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोसिस्टिस, और सबसे बड़ा जीवाणु बेजिएटा मिराबिलिस होता है। जीवाणु की आकृति की बात करें तो ये कैसे होती है, गोलाकार, छड़ाकार। जो गोलाकार होती है उसको बोलते हैं कोकस। कोकस के नाम से जानते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो कोकस होती है, और प्लूरल जो होता है उसको बोलते हैं कोकाई। वहीं छड़ाकार को बोलते हैं बैसिलस। अच्छा, अब गोलाकार में मोनोकोकस हो सकती है, एक ही रहेगी। डिप्लोकोकस में 2, और टेट्राकोकस में 4, स्ट्रेप्टोकोकस में एक, ये स्ट्रेट लाइन की तरह रहेगी, और स्टेफाइलोकोकस में गुच्छे के रूप में रहते हैं। तो ये होती है स्टेफाइलोकोकस, और स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव होते हैं। छड़ाकार या बैसिलस जो होती है उसमें बैसिलस सिंगल एक होगी, डिप्लोबैसिलस में 2 सेल होगी, स्ट्रेप्टोबैसिलस में ये स्ट्रेट लाइन में होगी। पैलिसैड में इस प्रकार से खड़ी पैलिसैड टिश्यू की तरह हो गई, और पैलिसैड का जो एग्जाम्पल है वो है कोरिनोबैक्टीरियम, खम्भ उत्तक के समान। पैलिसैड जो उत्तक है खम्भ उत्तक के समान कोरिनोबैक्टीरियम।
ठीक है। और जो बैसिलस होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव में आएगा। इधर स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस किस में है? ग्राम पॉजिटिव में। इसके बाद हम देखते हैं साल्मोनेला जीवाणु जो ग्राम नेगेटिव होता है, उसका एम्स परीक्षण में उपयोग किया जाता है। साल्मोनेला जीवाणु एम्स परीक्षण में उपयोग। कोमा आकृति के एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, ये भी क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव। उसके बाद है तंतुकीय बेजिएटा और बहुरूपी होता है राइजोपोडियम। तो ये था सभी जीवाणु की आकृति के आधार पर इनके प्रकार थे। बेजिएटा कैसे होते? तंतु की। विब्रियो कोलेरी जो ग्राम नेगेटिव होगा कोमा आकृति का, और राइजोबियम बहुरूपी होते हैं। अभी जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जीवाणु अभिरंजन या ग्राम अभिरंजन खोज की थी एच सी ग्राम ने। जीवाणु में रंग विकसित करने के लिए आयोडीन विलयन उपयोग करते हैं। अभिरंजन क्रिया से कोशिका भित्ति अभिरंजित होती है। अभिरंजन के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। अब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ये रोगजनक नहीं होते और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो रोगजनक होते हैं। पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। वहीं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पेनिसिलिन के प्रति असंवेदनशील होते हैं। अभिरंजन के बाद अल्कोहल से धोने पर ये रंग नहीं त्यागते और इनको अभिरंजन के बाद अल्कोहल से धोने पर ये रंग त्याग देते हैं। ग्राम नेगेटिव वाले रंग त्यागते हैं और ग्राम पॉजिटिव वाले रंग नहीं त्यागते। सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड या हम इसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, पीजी, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन की अधिक मात्रा में होता है। सेल वॉल में क्या होते हैं? म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन 80% तक होती है, जो अल्कोहल में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए ये रंग नहीं त्यागते हैं, ठीक है। तो ये रंग नहीं त्यागते। दूसरे इनकी सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, समांगी होते हैं। वहीं इसकी बात करें तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड की सेल वॉल बनी होती है जो अल्कोहल में घुलनशील होती है और इसलिए ये रंग त्याग देते हैं, ये विषमांगी होती है। ये देखते हैं तो ये एक परत में होते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल होती है एक परत में होती है और इनकी 3 परत में होती है। मोटाई की बात करें तो 250 से 300 एंगस्ट्रॉन मोटाई की, या हम बोल सकते हैं 20-30 नैनोमीटर में। वहीं ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल की बात करते हैं तो ये 3 परत की रहेगी, 10 से 15 नैनोमीटर की, या फिर 100 से 150 एंगस्ट्रॉम में रहेगी। पेप्टाइड जो भाग होता है इसमें ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइड भाग होता है 4 अमीनो अम्ल से बनता है, डी ग्लूटामिक, डी एलेनिन, एल एलेनिन और एल लाइसिन। ग्लूटामिक, एलेनिन और डी एलेनिन और एल एलेनिन और एल लाइसिन। इनमें म्यूरेमिक अम्ल अधिक होता है और इनमें म्यूरेमिक अम्ल कम होता है। यही पेप्टाइड भाग भी 4 अमीनो अम्ल से बनता है, बस इसमें जो ये लास्ट का है डी एमिनो पिमेटिकम एसिड जो होता है ये अलग होता है, और ये 3 वही सेम होते हैं, डी ग्लूटामिक, डी एलेनिन और डी एल एलेनिन। और डाई एमिनो पैमेटिक एसिड इसमें अलग होता है और इसमें एल लाइसिन होता है। एंटीजेनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें होता है टिकोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव में होता है टिकोइक एसिड और ग्राम नेगेटिव में वही लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, क्या? एंटीजेनिक पदार्थ। उसके बाद हम देखते हैं जीवाणु की संरचना। यहाँ पर देखिए सबसे जो भारी जो आवरण होता है ये कैप्सूल कहलाता है। जीवाणु की सबसे बाहर की ओर क्या होता है? कैप्सूल, जो किसका बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। वहीं उसके बाद हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। इस सेल वॉल में क्या होते हैं? पोरिन चैनल मिलते हैं, पोरिन चैनल मिलते हैं सेल वॉल में। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यहीं पर क्या द्विसूत्रीय डीएनए देखने को मिलता है जीनोफोर के रूप में। वहीं अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए खंड होता है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त गुणसूत्र खंड को कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्रश्न आता है कि प्लाज्मिड क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्र खंड। तो यहाँ पर जीवाणु में देखने को मिलता है। जीवाणु में आरएनए भी होता है और राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। मीजोसोम होता है, श्वसन वर्णक जो श्वसनांग होता है मीजोसोम के रूप में होता है। और पॉलीराइबोसोम यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फूड वैक्यूल्स होती है, ठीक है। तो एक पीएचबी होती है जो फॉस्फेट संग्रहण करती है, ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन संग्रहण कार्बोहाइड्रेट संग्रहण करती है, और एक होती है वोल्यूटिन जो प्रोटीन संग्रहण करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फ्लैजिला नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके 3 भाग होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट 9+0 अवस्था देखने को मिलती है। फ्लैजिलिन की बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। वहीं यहीं पर क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है। और ये जो पीलिया फिम्ब्री होती है वो पीलिन प्रोटीन की बनी होती है, पीलिया फिम्ब्री इन पर पाई जाती है। संरचना पीलिया फिम्ब्री जो पीलिन प्रोटीन की बनी होती है। अभी पीएचबी क्या होती है?
पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ग्रेन्यूल। अब सबसे पहले हम देखते हैं पीली या फिम्रिनी ब्रोमिल संरचना होती है जो पीलिन प्रोटीन की बनी होती है। संक्रमणकारी पीली और सेक्स पीली दो होती है। संक्रमणकारी पीली संक्रमण फैलाने में मदद करती है और जो सेक्स पीली होती है वो संयुग्मन में मदद करती है। उसके बाद पढ़ते हैं फ्लैजिला, कौन कौन से देखे हमने, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी 4 वलय उपस्थित होती है अंदर से बाहर की ओर, MSPL मेम्ब्रेन, फिर सुपर मेम्ब्रेन, फिर पेप्टाइड और ग्लाइकेन और सबसे लास्ट में होती है लिपोपॉलीसैकेराइड। हुक ग्राम पॉजिटिव में कैसे होते हैं, बड़े, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें छोटे होते हैं। फिलामेंट फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल जो विन्यास होता है उसमें 9+0 देखने को मिलता है। पेनिसिलिन कोशिका भित्ति का निर्माण रोकती है। ग्राम पॉजिटिव जो होती है पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील और जो नेगेटिव होती है वो असंवेदनशील होती है, हमने पहले देख लिया। अब कशाभिका वितरण के आधार पर जीवाणु के प्रकार, एट्राइकस जिसमें कशाभिका नहीं होगी, मोनोट्राइकस एक कशाभिका हो, लोफोट्राइकस गुच्छ के रूप में यदि एक छोर पर कशाभिका हो तो उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, और एम्फीट्राइकस जो गुच्छ के रूप में दोनों ओर हो, और पेरिट्राइकस पूरे शरीर पर हो, चारों ओर हो तो उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। कैप्सूल म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, सेल वॉल से स्रावित होते हैं। प्रारंभ में अवपंक परत के रूप में पाया जाता है जो सूखने पर कठोर हो जाता है और कैप्सूल कहलाते हैं। कैप्सूल जीवाणु का परजीवी अनुकूलन कहलाता है। कैप्सूल के कारण ही हमारी WBC ने नष्ट नहीं कर सकती। कैप्सूल पाए जाते हैं इसकी चारों, WBC उसे नष्ट नहीं कर पाती। इस कार्य इनका सुरक्षा और संक्रमण क्षमता प्रदान करना होता है कैप्सूल का कार्य। उसके बाद इसकी सेल वॉल जो होती है एक परत की होती है, ग्राम पॉजिटिव म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है और ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड की, हमने देख लिया था। सेल वॉल में विशेष प्रोटीन पोरिन के चैनल पाए जाते हैं जिनमें अमीनो और कुछ न्यूक्लियोटाइड का स्थानांतरण होता है, तो पोरिन चैनल होता है सेल वॉल में। इसके बाद देखते हैं म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसमें एक ग्लाइकेन पार्ट होता है, एक पेप्टाइड पार्ट होता है। जो पेप्टाइड पार्ट होता है 4 अमीनो से बना होता है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हमने अभी पढ़ लिया था। उसके बाद ग्लाइकेन पार्ट, उसमें 2 अमीनो अम्ल से बना होता है ग्लाइकेन पार्ट, नाम और नाग, एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। जो नाम होती है उसके साथ ये पेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है। ग्लाइकेन भाग में नाम और नाग एकांतरित क्रम में β1,4 लिंकेज द्वारा जुड़ी होती है। ये जो नाम और ये जो नाग जुड़ी होती है β1,4 लिंक होता है और नाम से पेप्टाइड श्रृंखलाएं, इनसे पेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती नाम से। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो लिपोप्रोटीन की बनी होगी, मीजोसोम जो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं, फिर जैम ने इन्होंने इनकी मीजोसोम की खोज की थी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की समजात होते हैं, श्वसन संबंधी कार्य करते हैं, DNA रिप्लिकेशन में मदद करते हैं, कोशिका विभाजन और द्विविखंडन में मदद करते हैं। इनकी जो संख्या होती है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में अधिक होती है और ग्राम नेगेटिव में कम होती है। क्रोमेटोफोर झिल्ली प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम और क्लोमेटियम। 3 वर्णक उपस्थित होते हैं। P890 अभिक्रिया केंद्र होता है इनका, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, बैक्टीरियो क्लोरोफिल B और बैक्टीरियो विरिडिन। जीवाणु गुणसूत्र केवल एक होते हैं, द्विसूत्री चक्रीय DNA का बना होता है। हिस्टोन अनुपस्थित रहेगी। DNA में सुपर कुंडलन के गुण होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। अतिरिक्त गुणसूत्र खंड इसमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है जिसकी खोज किसने की थी, लेडरबर्ग और ड्रिस्कॉल ने। प्लाज्मिड द्विसूत्रीय DNA के बने होते हैं, स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है और उनका प्रतिकृति स्थल होता है ORIC होता है इनका प्रतिकृति स्थल। F प्लाज्मिड, F नाम से आ रहा फर्टिलिटी जीन युक्त प्लाज्मिड। R प्लाज्मिड, R होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन युक्त होता है। कोल नाम में आ रहा है कोलिशीन संश्लेषण प्लाज्मिड, और TI ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड देखने को मिलते हैं। जीवाणुओं में पोषण स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार से। स्वयंपोषी जो होगा प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी 2 प्रकार से होता है। प्रकाश संश्लेषी जिसको फोटोट्रोपिक कहेंगे, इनके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा प्रकाश संश्लेषी में, रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम और क्लोरोमेटियम। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम और क्लोरोमेटियम। उसके बाद है विषमपोषी। विषमपोषी में ये परजीवी, चाहे विकल्पी हो विकल्पी हो,
वहीं मृतोपजीवी, अविकल्पी और विकल्पी, और सहजीवी। सहजीवी जीवाणु में कौन कौन सा आ जाएगा? राइजोबियम, बेंचरनिकिया और फ्रैंकिया। वहीं जो रसायन संश्लेषी होते हैं उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के और ऑर्गेनोट्रोपिक और लिथोट्रोपिक। ऑर्गेनोट्रोपिक में आ जाएगा मीथेन बैक्टीरिया और मिथेनोमोनास। चलिए उसके बाद हम देखते हैं लिथोट्रोपिक। उससे पहले हम देखते हैं माइक्रोकोकस जो कैंडिसेस होता है वो चाय की पत्ती में क्यूरिंग रोग फैलाता है। वहीं बैसिलस मेगाथीरियम है वो तंबाकू की पत्ती में क्यूरिंग करता है। ये जीवाणु है माइक्रोकोकस कैंडिसेस जो चाय की पत्ती में क्यूरिंग करता है। वहीं बैसिलस मेगाथीरियम तंबाकू की पत्ती में। अब लिथोट्रोपिक कुछ पढ़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें आता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाम में आ रहा है नाइट्रो। सल्फर की बात करें, सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो थायोथ्रिक्स और बेजिएटा। वहीं आयरन जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेप्टोथ्रिक्स और फेरोबैसिलस। तो जो लेप्टोथ्रिक्स रहेगा उसमें आयरन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजिनोमोनास। कार्बन बैक्टीरिया ओलिगोकार्बीफिलस। अमोनिया किसमें? बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वुल्गैरिस और बैसिलस माइकोइडिस। ये अमोनिया बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वुल्गैरिस और बैसिलस माइकोइडिस। अब जीवाणुओं में हम जनन पढ़ते हैं। इनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक पुनर्संयोजन क्रिया देखने को मिलती है। जो लैंगिक पुनर्संयोजन क्रिया होती है लैंगिक जनन के स्थान पर होती है। कायिक जनन द्विविखंडन के द्वारा यानी मीजोसोम द्वारा पट निर्माण से, और मुकुलन बीजिडाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें देखने को मिलती है। उसके बाद है अलैंगिक जनन एंडोस्पोर अंतःबीजाणु द्वारा। अधिक मोटी भित्ति होती है इनकी, पाश्चुरी क्रिया से भी नष्ट नहीं होता। -196 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये जीवित रहते हैं। सेल के अंदर सेल के अर्धभाग से बनते हैं। लैंगिक पुनर्संयोजन की क्रिया 3 प्रकार की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ से प्रश्न आता है। लैंगिक पुनर्संयोजन क्रिया से 3 प्रकार की होती है। पहली बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, जीवाणु रूपांतरण क्रिया जो होती है एफ ग्रिफिथ ने दी और फ्रेडरिक ने। और ये जीवाणु कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। ठीक है, तो इसमें जो ये जीवाणु है रिकॉम्बिनेशन की इनमें क्रिया हो जाती है। पुत्री सेल्स में दोनों प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ हो जाते हैं, तो रूपांतरण होगा इसमें। ठीक है, तो रूपांतरण देने वाले ग्रिफिथ और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये इस तरीके से ये आता है। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार है वो है ट्रांसडक्शन या पारक्रमण, जो दिया था जिंडर और लेडरबर्ग में। ये इंपॉर्टेंट है, जिंडर और लेडरबर्ग। साल्मोनेला टाइफिमोरियम जीवाणु कौन सा हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफिमोरियम जीवाणु। यू आकार की ट्यूब में 2 प्रकार की जीवाणु कोशिका को लिया गया जिन्हें जीवाणु फिल्टर से पृथक किया गया। इनमें जीवाणु भोजी का वाहक के रूप में प्रयोग होता है। ये जीवाणु भोजी इंपॉर्टेंट है, जिंडर लेडरबर्ग पारक्रमण प्रयोग। ठीक है, यह जीवाणु भोजी एक भुजा के जीवाणु को संक्रमित करके उसके डीएनए को अपने साथ जोड़ लेता है और दूसरी भुजा में स्थानांतरित हो जाता है। जहां ये दूसरी भुजा के जीवाणु को संक्रमित करके पहली भुजा के जीवाणु डीएनए को स्थानांतरित कर देता है, ग्राही जीवाणु कोशिका में रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है। इसके बाद है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, जीवाणु संयुग्मन प्रयोग, जो किसने दिया? लेडरबर्ग और टोटुम ने, ई कोलाई जीवाणु में। इसमें दाता जीवाणु कोशिका प्लाज्मिड होता है। दाता जो जीवाणु कोशिका है उसमें प्लाज्मिड होता है, जबकि ग्राही जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड नहीं होता है। दाता कोशिका में प्लाज्मिड मुख्य गुणसूत्र के साथ समाकलन करके हाई फ्रीक्वेंसी जीनोम का कार्य करता है, जिससे संयुग्मन क्षमता बढ़ जाती है। दाता व ग्राही सेल के मध्य संयुग्मन नाल का निर्माण होता है, इससे दाता सेल का गुणसूत्र स्थानांतरित होता है। 2 प्रकार की लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन, दाता का संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ प्लाज्मिड सहित स्थानांतरित, यह ग्राही के गुणसूत्र के साथ रिकॉम्बिनेशन दर्शाता है। और दूसरा जाता है शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन, संयुग्मन नाल जल्दी ही टूट जाती है, अतः दाता कोशिका के गुणसूत्र का कुछ भाग ही ग्राही में स्थानांतरित होता है, इसे एक्सोजीनोट कहते हैं। और यह ग्राही के जिस भाग से रिकॉम्बिनेशन करता है उसको एंडोजीनोट कहते हैं। दोनों के रिकॉम्बिनेशन से बनने वाली संरचना को मीरोजाइगोट। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया, जीवाश्म बैक्टीरिया, पुरातत्व बैक्टीरिया होते हैं ये। आवास इनका गर्म सल्फरयुक्त लवणीय वातावरण होता है, लवणीय झरनों में मिलता है। शेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड नहीं पाया जाता बल्कि साकित लिपिड पाए जाते हैं। तापक्रम सहनशीलता अधिक होती है। इसके जो प्रकार है वो थर्मोएसिडोफिलस और थर्मोफिलस। 16S RRNA इसमें पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया में। उसके बाद हम देखते हैं लाइकेन, ये लाइकेन को बोलते हैं सहवाग, ये कवक और सहवाल दोनों के होते हैं इसमें लक्षण। तो कवक और सहवाल के बीच की वो जकड़ी मानते लाइकेन को।
कवक में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। लैंगिक जनन का कार्य कवक के भाग के द्वारा होता है। सेक्सिकोलस सहवाग या लाइकेन जो होता है मृदा निर्माण में सहायक होती है, चट्टान पर उगते हैं। एजेटोडेस्मिक जो सहवाग होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्लैडोफोरा रेंजिफेरा इंपॉर्टेंट है, क्लैडोफोरा रेंजिफेरा रेंडियर मास बोलते हैं इसको, बारहसिंगा का प्रमुख भोजन होता है। और उसके बाद है रोशिला मोंटेगनी और लेसोलिया पोस्टुलेटा। रोशिला मोंटेगनी और लेसोलिया पोस्टुलेटा ये लिटमस प्राप्त होता है इससे। ये आता है लिटमस किससे प्राप्त होता है? कवक से। और कवक कौन से हैं? रोशिला मोंटेगनी और लेसोलिया पोस्टुलेटा। इसके बाद हम देखते हैं जीवों से होने वाली क्षति का क्रम। सबसे ज्यादा कवक से क्षति होती है, फिर जीवाणु से, फिर विषाणु से और फिर सूत्रकृमि से। अच्छा अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा जनित रोग, वायरस जनित रोग और साथ में जीवाणु जनित रोग। इन तीनों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वायरस से होने वाले रोग देखते हैं। वायरस से टमाटर का कुंचित अग्र रोग हो जाएगा। साथ ही तंबाकू का मोजेक नाम वाले जो भी आते हैं वायरस के आते हैं। तंबाकू का टोबैको मोजेक वायरस, केले का मोजेक बनाना वायरस बोलते हैं इसको, भिंडी का पीत सिरा मोजेक, आलू का मोजेक, मक्का का घाटी रोग और चावल का वामन रोग। साथ ही बंकी टॉप ऑफ बनाना केले में होता है ये, और हरिमाहीनता। साथ ही केले का शीर्ष गुच्छ रोग और पपीते का पत्ती मोड़न रोग, ये होता है वायरस जनित रोग। केले का शीर्ष गुच्छ रोग, पपीते का पत्ती मोड़न रोग क्या है? वायरस जनित रोग है। माइकोप्लाज्मा जनित रोग, माइकोप्लाज्मा मरबेल द्वारा संचरण होता है। और गन्ने का धारिता रोग हो गया, पपीते का गुच्छित शीर्ष रोग हो गया। पपीते का पत्ती मोड़न तो किस में हो जाएगा? वायरस में, और गुच्छित शीर्ष रोग हो जाएगा माइकोप्लाज्मा में। कपास का हरितमागम रोग, मक्का का बोना रोग, आलू का कुर्चीसम रोग और मूंगफली का भी कुर्चीसम रोग होता है। बैंगन का लघु पर्णी रोग, लिटिल लीफ रोग जो होता है। टमाटर का बिग बर्ड और टमाटर का कुंचित हो जाना वायरस से, और टमाटर का बिग बर्ड हो जाना माइकोप्लाज्मा से। तंबाकू का येलो ड्वार्फ रोग, सूर्यमुखी का एस्टर येलो रोग, मुर्गी में सिरानाल रोग, ये कार्डियोवास्कुलर रोग हम पहले देख लिया था। भेड़ बकरी का एकलेक्टा रोग और पशुओं में सोथ रोग की माइकोप्लाज्मा पढ़ा था हमने, तब वहां पर भी ये आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग, जिसमें आलू का होता है। आलू में जो रिंग रोट होता है वो होता है कोरिनोबैक्टीरियम की वजह से। गेहूं का जो ब्लैक चेफ रोग होता है वो होता है जैंथोमोनास ट्रांसल्यूसेंस से। टमाटर का कैंकर रोग कोरिनोबैक्टीरियम मिसिगेनस से। ठीक है, इसके अलावा इनमें आलू का शिथिल रोग होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसियस की वजह से। सोलेनेसी का आलू होता है, ये इसको रिंग रोग कहते हैं, विल्ट पोटैटो बोलते हैं। ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो जैंथोमोनास के कारण, और जो भिंडी का लीफ स्पॉट होता है वो जैंथोमोनास एस्कुलेंटी से। धान का अंगमारी जैंथोमोनास ओराइजी। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इसको बोलते हैं। साइट्रस कैंकर से जैंथोमोनास सिट्राई। गेहूं का टुंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम और एंजाइना ट्रिटिकी जो नेमेटोड होता है उसकी वजह से गेहूं का टुंडू रोग होता है। तो ये था हमारा ये जो वायरस जनित रोग, माइकोप्लाज्मा जनित रोग और जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो जीवाणु वाला चैप्टर है माइकोप्लाज्मा और जीवाणु का ये कंप्लीट हो जाता है। कवक को हम अगले चैप्टर में देख लेंगे।